नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा इंटरिम बेल दे दी गई है। उनकी सुनवाई संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच द्वारा की जा रही थी और वहाँ पर जो जज थे उन्हें लगा कि लोकसभा का इलेक्शन है और लोकतंत्र की बात है और लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि हर पार्टी अपना पक्ष रखे और क्योंकि सभा का इलेक्शन 5 साल में 1 बार होता है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जो है वो बेल दी जानी चाहिए और उन्होंने जो ईडी थी उसकी सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जो लोकसभा इलेक्शन के प्रचार करने के लिए जो है वो इंटरिम बेल दे दी। अब जो कुछ कंडीशंस थी जो लगाई गई हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिसमें है कि ज़मानत के दौरान वो सिर्फ़ चुनाव प्रचार ही करेंगे, उसके अलावा और किसी एक्टिविटी में वो शामिल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सचिवालय जाने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि वो जो है वो दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते। शराब घोटाले से संबंधित वो अपने केस के बारे में नहीं बात करेंगे और ना ही वो किसी गवाह से बात करेंगे और उसे किसी तरह का भी वो है उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और केजरीवाल जो है वो अपने दफ्तर जाकर फाइल जो है वो साइन नहीं करेंगे, यानी कि वो जो चीफ मिनिस्टर के रोल में कोई भी ऑफिशियल फाइल जो है उसको वो साइन नहीं करेंगे और अगर एलजी कहते हैं उनको किसी फाइल को साइन करने के लिए तब वो कोई फाइल साइन कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 जून तक के लिए उनको जो है वो बेल दी जा रही है और 2 जून को उन्हें जो है वो सरेंडर करना होगा, यानी कि वो जेल में वापस आ जाएँगे चुनाव प्रचार करने के। तो टोटल देखा जाए तो कुल मिला के उनको 22 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने की छूट दी गई है और केजरीवाल ने पहला प्रचार शुरू किया। उन्होंने जेल से बाहर आते ही जो है वो अपने जो कार्यकर्ता थे, उनको संबोधन किया। वहाँ पर मीडिया भी थी, तो मीडिया से भी वो रूबरू हुए और उन्होंने बहुत ज़ोर-शोर से कहा कि तानाशाह सरकार के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ और जीवन भर लड़ता रहूँगा। मैं सारी चीज़ों से सैक्रिफ़ाइस कर रहा हूँ, इस तानाशाह सरकार से लड़ रहा हूँ और लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आप मेरा साथ दीजिए। इसके साथ ही साथ जो थे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 11 जो है वो मई को हनुमान मंदिर जाएँगे, सीपी वाले प्राचीन हनुमान मंदिर जो है उसमें जाएँगे। वहाँ जाके हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में 1 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और अब वो जो केजरीवाल हैं, उनके आने से लोकसभा इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं और कितना अपना प्रभाव ये लोकसभा इलेक्शन पर छोड़ पाएँगे, ये भी बात है। और किस तरह से वो अपना इमोशनल कार्ड खेलेंगे, क्योंकि उनको आदत है इमोशनल कार्ड खेलने की। क्या वो इस बार के इलेक्शन में अपने इस इमोशनल कार्ड से जो दिल्ली की 7 सीटें 7 की 7 सीटें वो जीत पाएँगे कि बीजेपी जो है वो किसी तरह की स्ट्रेटजी बनाकर जो सीट्स हैं उनको जीतने की कोशिश करेगी, ये सारी चीज़ें देखने की होंगी और अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने ने ना सिर्फ जनता को खुश किया है, बल्कि जो बीजेपी है, उसके नेताओं की भी नींद रातों की उड़ा दी है। अब उनको नई स्ट्रेटजी जो है वो इलेक्शन के लिए बनानी पड़ेगी, किस तरह से वो कैंपेनिंग करें, किस तरह से वो जनता को अट्रैक्ट करें और वो क्या-क्या बातें बोलें। तो अरविंद केजरीवाल के आने से ये बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क पड़ा है इलेक्शन के ऊपर, जैसा कि इंडियन अलायंस भी इस चीज़ की दावा कर रही है कि अब इलेक्शन पलट गया है, अब जो इलेक्शन था वो काफ़ी मजबूत हो गया और इलेक्शन इंडियन अलायंस का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली की जनता का जोश देखते हुए भी कही जा सकती है, जिस तरह से वो खुश हैं, जिस तरह से वो दुआ कर रहे थे। इसमें अरविंद केजरीवाल की एक तो ख़ासियत है कि उन्होंने अपना एक वर्ग बनाने में वो कामयाब रहे हैं, जो कि उनकी बातें सुनता है, उनको फ़ॉलो करता है और वो जो कहते हैं उस चीज़ को वो आँख बंद करके उसके ऊपर भरोसा करते हैं, यानी कि उनका जो परसेप्शन है आम आदमी पार्टी का वो उसमें माहिर हैं। वो जिस तरह से जनता से बात कहते हैं और कोशिश करते हैं कि वही जनता उनकी बात पे भरोसा करेगी और वो जो कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो अपना चिरपरिचित अंदाज़ का जो परिचय है वो अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही दिया है और जो लोकसभा का जो इलेक्शन है वो अब अरविंद केजरीवाल की धुरी के आस-पास ही जाता दिख रहा है कि अब जो इलेक्शन का मेन जो है वो लोग यही कह रहे हैं कि अब जो इलेक्शन है वो पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच का हो गया है। पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच का कहा जाता था, अब अरविंद केजरीवाल को मेन उसका हीरो बना दिया गया है इंडियन अलायंस की
सारी पार्टियाँ खुश हैं, ममता बनर्जी ने भी बड़ी खुशी का इज़हार किया और बाकी पार्टियाँ हैं, जितने भी हैं, संजय राउत हो या बाकी लोग हो, वो सब जो है वो उन्होंने बात किया। इसका जवाब देते हुए जब अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा बाकी लोग प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी प्रचार कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अपना प्रचार करने देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो माहौल क्रिएट करने में जानी जाती है, वो उसमें माहिर है कि वो जनता के बीच में एक माहौल जो क्रिएट करते हैं, वो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी चीज़ें, उनके सपने जो दिखाते हैं, वो उसको जनता जो है वो देखना पसंद करती है और उनको मानती है। उन्होंने अपने भई चिरपरिचित अंदाज में जो था उसका परिचय दिया अरविंद केजरीवाल ने। बाहर आके उन्होंने जिस तरह से बात की, जिस तरह से उन्होंने चुनाव को पलट दिया ऐसे लोग कह रहे हैं, तो अभी सारी चीज़ें हैं कि देखें कि वो अब क्या काबिलियत अपनी दिखाते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो उनका बोलना बहुत अच्छा है, जनता उनका बोलना पसंद करती है और वो उनको बोलने की एक आर्ट उनके पास में बहुत अच्छी है कि वो जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं उस तरफ वो रुख कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बीजेपी की एक नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं कि वो जो बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो था वो रिज़ाइन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तानाशाही सरकार से लड़ रहा हूँ इसलिए मैंने रिज़ाइन नहीं किया क्योंकि मैं चला जाता तो वो किसी और को सीएम बना देते और ये हम अधिकार उन्हें नहीं देना चाहते। इसलिए मैंने जनता में सर्वे कराया था कि मैं ज क्या जेल में रहते हुए सरकार चला सकता हूँ, तो अब मैं जेल में रह के ही सरकार चलाऊँगा, चला के उन्हें दिखाऊँगा। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि हेमंत जो सोरेन थे उनको भी रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, उनको भी चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए था, उनको भी जेल से सरकार चलानी थी और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सीएम पद का कोई लालच नहीं है। जब मैं सीएम नया-नया बना था तब कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी तब मैंने 49 दिन में ही रिज़ाइन करने की बात कही थी। तो मैं ऐसा नहीं है कि मुझे सीएम पद का कोई लालच है, परंतु मैं उन तानाशाह को उनकी जो चाल है उसमें कामयाब नहीं होने देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो रिज़ाइन नहीं करूँगा और अपनी सीट पे रहते हुए ही पूरा काम करूँगा। अब ये सारी चीज़ें हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। परंतु अगर उनके जो वकील हैं वो अगर कोर्ट को सैटिस्फाई कर पाएँ अपनी दलीलों से, तो वो एक्सटेंड करवा सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल की बेल है उसको आगे तक के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। हालाँकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने बोला था 4 जून तक के लिए उनको बेल दी जाए पर कोर्ट ने कहा कि प्रचार जो है चुनाव प्रचार सिर्फ़ 1 जून तक करना है उनको उसके बाद में उन्हें वापस आना है, उनको 2nd जून से ज़्यादा उनको जो है वो बेल नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर ये सवाल है भी ज़रूर उठेगा कि जब वो जेल वापस जाएँगे, तो सुप्रीम कोर्ट अब ये सवाल ज़रूर उठाएगी कि जिद में एक राज्य को खतरे में आपने डाल दिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी को भी ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि वो डिसाइड करे कि एक सिटिंग सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल जेल में रह के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या उनका स्टेटस होगा? और जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो नियम है उनके अकॉर्डिंग अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट होने के 48 घंटे बाद उसको हटा दिया जाता है परंतु यहाँ पर ये है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयी है वो चीज़ें लागू होंगी कि चीफ मिनिस्टर को जो है वो टेम्परेरी एम्प्लॉयी माना जाता है तो उसपे ये सारी चीज़ें किस तरह से लागू होंगी। इसके लिए अब ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों पे जो संज्ञान ले रही है, उसने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को बेल जो है वो किसी मेरिट पे नहीं मिल रही है। अभी उनके केस का कोई डिसीज़न नहीं आया है, इसलिए उनकी जो चीज़ है वो बाद में डिसाइड होगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन था, इसलिए बीच में उनको ब्रेक देते हुए हमने इंटरिम बेल दी है और उन्हें छोड़ा है। तो वो केस से कोई उसका संबंध नहीं है। इस सब चीज़ों को लोग ये ना समझें कि उनको केस से रिलेटेड बेल मिली है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था और 5 साल में 1 बार इलेक्शन होता है, इसलिए उनको इसमें छूट दी गई है। जैसे किसी घर में अगर कोई कहते कैज़ुअल्टी हो जाती है तब उसको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरिम बेल दी जाती है। अगर किसी के घर में कोई शादी वगैरह है, तो उसमें अगर वो चाहता है कहते हैं जाना तो वो उसमें अपील जब सुप्रीम कोर्ट के साथ में रिक्वेस्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको इंटरिम बेल दे भी सकती है और नहीं भी। तो इसी तरह से उनको जो है एक्सेप्शन एक देखा जाए तो अब तक किसी को इस तरह की बेल नहीं मिली थी। चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई है जबकि जो ईडी था उसने इसी को उसे अपोज़ किया था। उसने कहा था ना तो इनका फंडामेंटल राइट है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ना ही लीगल राइट है कि उनको जो चुनाव प्रचार करने के लिए
छोड़ा जाए और वो तो जो इलेक्शन है उसमें भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? तो उन्होंने जो जजेस थे उन्होंने कहा इस पे बाद में चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल हम उसको बेल दे रहे हैं, तो उनको बेल दे दी गई थी। अब जब बाहर आए तो उन्होंने वही सब सारी चीज़ें जो थी वो बोलनी शुरू कर दी, जो बोलते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसको हटाना है, तानाशाह सरकार है उसको हटाना है। अब हमारी सरकार जो है वो आने वाली है इंडियन अलायंस के साथ में, जो आम आदमी पार्टी है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा और हम जब सत्ता में आएँगे तो हम दिल्ली को पूरा बाहर का एलजी जो है, वो आके यहाँ पर राज नहीं करेगा, उसके ऑर्डर नहीं माने जाएँगे। यहाँ की जनता के बीच से ही हम एलजी को चुनेंगे और उसको जो है वो करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने अटैक करना बीजेपी पे स्टार्ट किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है, उनको 75 साल के वो 2025 में हो जाएँगे, यानी कि वो सिर्फ़ 1 साल के लिए अगर चुनने जाते हैं प्रधानमंत्री, तो अगले साल वो अपनी जगह पर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही कि वो योगी जो है उनको भी सत्ता से बाहर कर देंगे और वो सबसे पहले आते ही जो है वो जो योगी हैं उनको हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वन नेशन वन लीडर वाली उस पे खेल रहे हैं और ये सारी बातें उन्होंने करके एक तरह से देखा जाए क्वेश्चन मार्क लगा दिया कहते बीजेपी की कैंपेनिंग और बीजेपी के इलेक्शन को लेके, कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि अब नरेंद्र मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, उन गारंटियों को पूरा कौन करेगा? क्योंकि वो तो 75 साल के पूरे हो जाएँगे और वो रिज़ाइन कर देंगे। हालाँकि इस पे अमित शाह ने जो जवाब दिया था कि हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है और जो पीएम मोदी हैं, वो उन्हीं का ही कार्यकाल रहेगा, वही सारी चीज़ें सँभालेंगे। तो अब देखना होगा लोकसभा इलेक्शन में का क्या रुख रहता है और किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी जो बेल है उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह से उनकी पार्टी में जोश आता है और किस तरह से उनकी जो लोकसभा में वो कितनी सीटें जीतने में कामयाब होते हैं। हालाँकि विधानसभा इलेक्शन में उनका कोई परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा नहीं था, उन्होंने पाँचों राज्यों में जो कुछ भी उनका परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं आया था। यानी यहाँ तक कि नोटा से कम उनके जो कैंडिडेट थे उनको वोट मिले थे। तो अब जो इतने बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो क्या वो उन सारी चीज़ों में कामयाब होंगे और एक तरह से उनको झटका भी लगा है जेल जाने का, तो हो सकता है वो अपना पूरा एड़ी-चोटी का जोर लगाएँ और इलेक्शन को जीतने की कोशिश करें। पूरा-पूरा जनता के जो है दिलों पे छाने की कोशिश करें। तो अब देखते हैं कि 2 जून को किसकी सरकार बनती है। नरेंद्र मोदी की या इंडियन अलायंस अरविंद केजरीवाल के साथ में अपनी सरकार बनाते हैं और अरविंद केजरीवाल जो है, उनका क्या रोल रहेगा, किस तरह से वो अब सारी चीज़ों को सँभालेंगे। ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं और अरविंद केजरीवाल की ये है कि वो जिस तरह से उनका जोश है, जो उनका बोलने का तरीका है, वो जनता को भी काफ़ी प्रभावित करता है। तो अब देखते हैं कि पंजाब के इलेक्शन में वो क्या कर कोशिश कर पाते हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वो पंजाब की जो वो 13 से 13 जो है 13 में से 13 सीटें जीतने जा रहे हैं और वादे वो बड़े-बड़े कर रहे हैं, जिस तरह से कि सारे जो स्टेट्स हैं उसमें जाके वो कैंपेनिंग बड़े जोर-शोर से करेंगे और अब वो कोशिश करेंगे कि क्योंकि लोकतंत्र की उनकी लड़ाई है और जो 1 करोड़ 40 लाख जो जनता है वो उनका साथ दे और अब देखते हैं जो रिज़ल्ट है उसका क्या परिणाम रहेगा और जनता क्या फैसला करती है, किसकी बातों को वो सही मानती है और किसको वोट करती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाएँ और आपको सारी चीज़ों से अवगत कराएँ। धन्यवाद।